हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंच ऑफ इडियट्स। गाइस, आज आने का पर्पस सिर्फ एक ही है ताकि आपसे ये बताया जा सके कि इससे पहले हम ऑलरेडी बुक रिव्यू कर चुके हैं। तो हम एक बुक रिव्यू सेगमेंट है हमारा, जिसमें हम केवल और केवल बुक के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम अपनी तरह से उस बुक को जो भी उस बुक में चीज़ें होती हैं अपनी तरह से रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेगमेंट है जहाँ पे हम मूवी रिव्यू करते हैं, मूवीज के बारे में। जैसा इसको का हमने ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो हम मूवी रिव्यू करते हैं। और तीसरा सेगमेंट जो हमने डिसाइड किया है कि हम आर्टिकल रिव्यू करेंगे आपसे, क्योंकि कई सारे मित्र हैं जो ये बोलते हैं कि अगर आप ऑलरेडी बुक रिव्यू करना स्टार्ट आपने किया है तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो एकेडमिक पर्पज से एकेडमिक लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी रिव्यू किया जाए। तो आज जिस आर्टिकल के बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो जस्टिन रोजनबर्ग के द्वारा लिखी गई इंटरनेशनल रिलेशंस इन द प्रिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये आर्टिकल चूज करने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही था ताकि आपको बताया जा सके कि पॉलिटिकल साइंस, आईआर, ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आईआर को सिंपली हम जैसा कि मान लेते हैं कि आईआर पॉलिटिकल साइंस का एक डिसिप्लिन है, क्या वो सच में है? या फिर आईआर खुद भी कुछ, आईआर का भी खुद का एक सेपरेट पहचान है, एक सेपरेट उसका टाइम एंड स्पेस है? या फिर पॉलिटिकल साइंस से आईआर बाहर ही नहीं आ पा रहा है? इसीलिए इस आर्टिकल के नाम से यह स्पष्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस इन द प्रिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम इस बारे में, ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जस्टिन रोजनबर्ग ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ सुजेक्स में। इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1993 में रिसीव की थी। और इनकी पीएचडी पीएचडी जिस पे ये काम करे, तो उनके थीसिस का टाइटल था सोशल स्ट्रक्चर्स एंड जियोपॉलिटिकल सिस्टम, अ क्रिटिक ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और इन्हें एकेडमिक में नियो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता है, क्योंकि इनकी जो भी राइटिंग्स है आईआर की, जो आईआर की बुक्स की, या फिर जो रियलिज्म या न्यो रियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इनका जो स्टैंड पॉइंट है वो नियो मार्क्सिस्ट है। और इसीलिए इनको नियो मार्क्सिस्ट कहा जाता है। और इनकी पहली किताब थी द एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, फॉर्म अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिस्ट एंड न्यो रियलिस्ट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ये रहा ऑथर के बारे में उनका परिचय। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल है क्या। इस आर्टिकल के एंड में आप दो या तीन चीजें अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से जब आप सिंपली ये पूछते हैं कि आईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उनका ज्यादातर आंसर यही होता है पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है ना, कुछ ईयर्स में पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। लेकिन जब आप जेएनयू या फिर सीयूजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, और भी जो इंस्टीट्यूशन इंडिया में स्टैब्लिश हो रहे हैं जो केवल और केवल आईआर से रिलेटेड ही रिसर्च करवाते हैं और आईआर से रिलेटेड ही सारी चीजें हो रही होती हैं, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो इंटर्नशिप होती है, कई सारे इंस्टीट्यूशन से जो आईआर से रिलेटेड इंटर्नशिप भी करवाते हैं। सो ये आज जो आईआर के जो सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, जो आईआर एज ए डिसिप्लिन स्टैब्लिश हुआ है, उसका रीजंस क्या है, क्या इनिशियली था और आज भी क्यों एक बहुत भारी तबका इवन एकेडमिक में और स्टूडेंट भी ये मानता है कि आईआर कभी भी पॉलिटिकल साइंस से अलग नहीं हो पाया, और आईआर की खुद की कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई थियरी नहीं है जिसके आधार पर हम इसे अलग डिसिप्लिन समझे। इसी को समझाते हुए रोजनबर्ग ये आर्टिकल लिखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस इन द प्रिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस तो आज भी पॉलिटिकल साइंस के प्रिजन में है। मतलब पॉलिटिकल साइंस से ये बाहर ही नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल रिलेशंस पे इस कदर है कि जो स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है वो उसके प्रिजन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो इन्हीं सब, ये जो डिलेमा है इंटरनेशनल रिलेशंस का, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस कैद है ये फ्रिजन में पॉलिटिकल साइंस है, उसे निकला कैसे जाए, क्या रीजन से कैद होने के, और किस तरह से, कौन कौन से वो फीचर हैं, तो फीचर्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को यूनिक बनाती हैं अपने आप में, इन सब के बारे में डिटेल से रोजनबर्ग इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं। और आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री को देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, और कैसे पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, और कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस ने खुद 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 प्रोड्यूस किए हैं, और उसका एक कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि अब अदर सोशल साइंसेस भी उसकी कुछ चीजें अडॉप्ट कर रही हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब ये आर्टिकल देता है, और इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले रोजनबर्ग हिस्ट्री बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो आईआर की हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 100 साल की है। और जो पहला आईआर का सेंटर है 1919 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पब्लिक अवेयरनेस है, जैसे वर्ल्ड वॉर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो डैमेज, जो नुकसान होता है, वो उस नुकसान का इम्पैक्ट लोगों की
साइकोलॉजी पे इस तरह से होता है, मनोस्थिति पे या मनोविज्ञान पे इस तरह से होता है मनोस्थिति पे या मनोविज्ञान पे इस तरह से होता है कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस आ जाती है और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके एक खास तरह का कॉन्शियसनेस देखा जाता है, खासकर यूएसए में और वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट। तो उसके बाद कोल्ड वॉर का एक इवेंट आता है जहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरियंस या फिर बहुत सारे स्कॉलर्स, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस को हिस्टोरियंस हो, दे वर नॉट कैपेबल इनफ टू एक्सप्लेन दैट इंसिडेंट। कोल्ड वॉर के उस पूरे फिनोमिना को, उस पूरे परिघटना को एक्सप्लेन करने में वो सक्षम नहीं हो पाते। एंड दैट इज वाई उस पूरे वो मौका मिलता है आईआर के स्कॉलर्स को उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के, और आईआर डिड वेल इन दैट, इन दैट केस आईआर क्या करता है, अच्छे से उस कोल्ड वॉर के इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। सो उसके बाद रोजनबर्ग दो या तीन आर्टिकल का एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे, जैसे 2013 में यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्पेशल इशू आता है, और उस इशू का जो टाइटल है, जो पब्लिश होता है, उसका टाइटल है द एंड ऑफ आईआर थियरी, द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी। तो इसमें ये कहा जाता है, एक व्यंग किया जाता है, एक मजाक किया जाता है। वो मजाक इस तरह से है कि आईआर की जो थियरीज हैं, ये आईआर आईआर की थियरी कम या हाइपोथेसिस टेस्टिंग ज्यादा हो गई है। ये हाइपोथेसिस टेस्ट ज्यादा कर रहे थे देन आईआर थियरी डेवलप करना है। फिर आगे उसी सेंटेंस को, या आप ये कह लीजिए उसी उसी के उससे कंट्रास्ट में ओला वीवर ये बोलते हैं कि जो वो डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आईआर में ऐसा नहीं है कि थियरी खत्म हो गई है, द एंड ऑफ आईआर थियरीज नहीं है। असल में आज के समय में आईआर में और ज्यादा थियरी है, बट प्रॉब्लम ये है वो थियरीज खुद आईआर की नहीं है, अलग अदर सोशल साइंस के डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस है, या अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन से इंपोर्ट की गई है, ली गई है। सो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद 2015 में एक आर्टिकल आता है एनुअल रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस का एक आर्टिकल आता है, और जिसमें फिर से उसी सब चीज को दोहराया जाता है, और ये कहा जाता है, उस आर्टिकल का नाम है शुड वी लीव बिहाइंड द सबफील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस को एक सबफील्ड या फिर एक इंटरनेशनल रिलेशन को एक डिसिप्लिन बनाने की बजाय इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल बिहेवियर या फिर किसी एक डिसिप्लिन में हम आराम से पढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको एक डिसिप्लिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आज आज की सिचुएशन में क्या एक्सप्लेन करता है, आईआर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसे एड्रेस करने में कैपेबल नहीं हो पा रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर रोजनबर्ग इस आर्टिकल में देते हैं। और जब ये स्टार्ट करते हैं, ये बोलते हैं कि अ, ये इसमें वो बताते हैं कि जो प्रिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, आईआर जो है, जो प्रिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, वो क्यों है और उसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है। तो उसमें ये यचकार की बुक 20 ईयर ऑफ क्राइसिस को एक फाउंडेशनल टेक्स्ट मानते हैं आईआर की। और ये बोलते हैं कि यचकार का नो डाउट एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एक फाउंडेशनल टेक्स्ट आईआर की लिखी, बट एचआर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, ये कुछ यूनिकनेस लेके नहीं आते। आईआर की कोई ऐसी नई चीज आईआर में लेके नहीं आते जो पहले से ही पॉलिटिकल साइंस में मौजूद ना हो। जैसे वो रियलिज्म को अगर आईआर में लेके आ रहे हैं एचकार, तो रियलिज्म ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में था। उसको उन्होंने क्या किया, बस उस रियलिज्म को उसका एक स्फीयर बढ़ा दिया रेदर देन कुछ नया करने के। सो यस्कार का एग्जाम्पल देते हुए, उनकी बुक का एग्जाम्पल देते हुए रोजनबर्ग ये बोलते हैं। और जैसे कि आगे वो ये भी बोलते हैं, यस्कार जब पावर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड स्टेट या फिर अनार्की, जब इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, खासकर पावर पॉलिटिक्स के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से इन्फ्लुएंस है। सो आज भी एक ट्रेंड बन गया है कि आईआर को समझने के लिए, और इसलिए भी आज आज तक इसी तरह से आईआर हम पढ़ाते हैं अपने यूनिवर्सिटीज में। जैसे आप देखेंगे किसी भी इवन पॉलिटिकल साइंस में जब आप जाएंगे, जब आईआर पढ़ाया जाता है, तो पावर पॉलिटिक्स, अनार्की, इन सब सारी चीजों से वो स्टार्ट किया जाता है, और उससे हम आज तक निकल नहीं पाए। सो उसके बाद द ग्राउंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, जब वो आर्टिकल देखेंगे तो उनकी एक हेडिंग है द ग्राउंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। इसमें रोजनबर्ग ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्पेशल फीचर्स होंगे आईआर को एज ए डिसिप्लिन बनाने में, या फिर आईआर डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में इस सेक्शन में वो डिस्कस करते हैं। और इसके जवाब में वो ये कहते हैं कि यस्कार अपनी बुक जो 20 ईयर ऑफ क्राइसिस में इसका जवाब नहीं देते कि आईआर का स्पेशल फीचर्स क्या है, रेदर देन ब्रिंगिंग सम आइडियाज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वो बहुत सारे आइडियाज पॉलिटिकल साइंस से बोरो करते हैं। आईआर को एक सेपरेट, और ये रीजन है आईआर एक सेपरेट डिसिप्लिन नहीं बन पाता अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग, क्योंकि उसमें कोई कोई नई चीज नहीं आती।
वो पॉलिटिकल साइंस की चीजें एक थोड़ा सा एक्सटेंड करके आईआर में अडॉप्ट कर ली जाती है। आगे ये कार केनेथ वोल्ट का एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं कि केनेथ वोल्ट जो एक अलग एंटिटी के रूप में देखते हैं, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या फिर आईआर को एक अलग एंटिटी के रूप में देखना स्टार्ट करते हैं, डिसिप्लिन के रूप में देखना स्टार्ट तो करते हैं, बट उनमें भी यही प्रॉब्लम दिखती है कि वो इंटरनेशनल थियरी को इंटरनेशनल पॉलिटिकल थियरी कहते हैं, इंटरनेशनल थियरी को इंटरनेशनल पॉलिटिकल थियरी कहते हैं, और ये भी पॉलिटिकल साइंस से इन्फ्लुएंस है। और जिसका रीजन ये हो रहा है कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। और कनेथ वर्ल्ड दूसरी बात ये भी करते हैं कि इंटरनेशनल को डोमेस्टिक से अलग करके ये देखते हैं, लेकिन कैसे अलग इसका जवाब वो नहीं दे पाते। वो कैसे अलग है, किस तरह से अलग है, उसका वो डिटेल स्टडी नहीं करते। और वो कहीं ना कहीं या तो कई जगह पे एक ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे वो कंप्लीटली बोलेंगे कि वो अलग है, कई जगह पे दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल पाता वर्ड्स की उस एक्सप्लेनेशन में। तो उसके बाद रोजनबर्ग आते हैं थ्री स्टेप्स में, जो पहले थ्री 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 स्टेप्स बताते हैं जिसके थ्रू हम आईआर को एटलीस्ट समझ सकते हैं, और आईआर में जो चीजें चल रही होती हैं उसको समझने की एक कोशिश कर सकते हैं। सो जितने भी थियरीज हैं, वो बोलते हैं जितनी भी थियरी हैं, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस की डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस, ये सारी थियरीज पहले पॉलिटिकल साइंस में आई एंड देन आईआर में। और आईआर थियरीज, और दूसरा ये कि रियलिज्म और नियरिज्म ने हमेशा से अनार्की एंड पावर पॉलिटिक्स पर फोकस किया, जिसका रिजल्ट ये होता है, इसके जो क्रिटिक या इसको जो क्रिटिसाइज करते हैं स्कॉलर्स, वो भी केवल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के डिबेट में फंस के रह जाते हैं। एंड दैट इज वाई जो दूसरा रीजन है, आईआर पॉलिटिकल साइंस के प्रिजन में इस वजह से भी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो थियरी जिसके जिसके बारे में ज्यादा इम्फेसाइज किया जाता है आईआर में, वो रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और वो इतना डोमिनेट करता है ग्लोबल लेवल पे कि लोग उसको क्रिटिसाइज करने के ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो ट्रैप इस तरह का है कि लोग उससे बियॉन्ड सोचते ही नहीं, और बिकॉज उससे बियॉन्ड नहीं सोचते, एंड दैट दैट इज द मेन रीजन कि आईआर जो है एक ट्रैप में दिखता है पॉलिटिकल साइंस के। ये एक रीजन देते हैं। दूसरा रीजन ये है कि ये फेल्योर इनके इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। और तीसरा रीजन, आईआर आइडियाज इंपोर्ट तो कर लेता, बट आईआर उन सब डिसिप्लिन को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। और जो तीसरा रीजन रोजनबर्ग देते हैं कि आईआर बहुत सारे डिसिप्लिन से आइडियाज इंपोर्ट तो कर लेता है, बट जब आईआर को कुछ देने की बारी आती है, जैसे कि कई बार ये होता है कि हम कुछ एंथ्रोपोलॉजी से लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, फिर एंथ्रोपोलॉजी कुछ टर्म्स या फिर कुछ आइडियाज पॉलिटिकल साइंस से लेता है। जैसे जब हमने पहली बुक रिव्यू की थी इमेजिन कम्युनिटीज, तो इमेजिन कम्युनिटीज एक ऐसा टर्म है जो अक्रॉस द डिसिप्लिन, सोशल साइंसेज की जितनी डिसिप्लिन है वो हर जगह यूज की जाती है। जब भी समुदाय की बात होगी, जब भी नेशन की बात होगी, तो हमेशा से इमेजिन कम्युनिटीज वो टर्म है जो अक्रॉस द डिसिप्लिन आपको देखने को मिलता है। तो आईआर में क्या होता है कि आईआर आइडियाज ले तो लेता है दूसरे डिसिप्लिन से, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म ले लिया सोशियोलॉजी से, रियलिज्म ले लिया पॉलिटिकल साइंस की जो रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है हॉब्स एंड मैकियावली का, यह सब तो ले लिया, फेमिनिज्म है। बट जब इसको खुद कुछ देने की बारी आती है, तो आईआर के पास कुछ है नहीं जो वो कंट्रीब्यूट करे, और या फिर कुछ दे अलग डिसिप्लिन को, ऐसा रोजनबर्ग बोलते हैं। और ये रीजन क्यों है, यस्कार ने इस तरह से वो 20 ईयर ऑफ क्राइसिस को एक्सप्लेन किया, इस तरह से उसका एक वर्चस्व देखने को मिलता है इस पूरे डिस्कोर्स में, कि उससे आइदर उसके क्रिटिक पैदा होते हैं रियलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट के, वर्ल्ड एंड यस्कार की वजह से, या फिर इनके जैसे थिंकर जो इनके फेवर में है। और रिजल्ट ये होता है कि हम इस ट्रैप से, इस प्रिजन से निकल ही नहीं पाते, और आईआर के बारे में नहीं सोचते रहते देन इम्पोर्टिंग आइडियाज एंड थियरीज फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस। अब जो दूसरा पॉइंट है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्यों जरूरी है इस डिस्कशन में? इसमें आईआर कौन से सोशल वर्ल्ड और सोशल रियलिटी को इंक्लूड करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स बताते हुए फिर आते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी में। वो ये बताते हैं कि और इस पॉइंट में या इस पैरा में वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे एंथ्रोपोलॉजी का मैंने एग्जांपल दिया, एंथ्रोपोलॉजी में की एक स्पेसिफिक पहचान है कि एंथ्रोपोलॉजी अगर ह्यूमन स्टडीज कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कल्चर को अब एक फोकल पॉइंट बनाया जाता है, कल्चर को एक मेन पॉइंट बना के ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे ही आईआर की बात आती है, तो रोजनबर्ग सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में।
और ये एक चीज है जो आईआर को यूनिक बनाता है। बट इसके बाद भी मतलब रोजनबर्ग ये बोलते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सबका एक तरीका है चीजों को स्टडी करने का, राइट। बट आईआर के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था। खासकर जब तक ये आर्टिकल लिखते हैं, वो इसके पहले कोई ऐसा तरीका डेवलप नहीं हुआ जिसके आधार पे आप उसे आईआर को ये बोल दें कि आईआर का ये कंट्रीब्यूशन है और ये क्रॉस ऑल द डिसिप्लिन ये कॉमन है, और आईआर का आईआर की चीजें भी सभी डिसिप्लिन में मानी जाती हैं। तो आईआर के पास कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा आईआर ने प्रोड्यूस ही नहीं किया था जिसके आधार पे आईआर ये क्लेम कर सके इंटरनेशनल रिलेशन, एंड दैट इज वाई वो रोक रहा था आईआर को एक डिसिप्लिन बनने में। तो सबसे पहले सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं रोजनबाग। वो बोलते हैं कि आईआर ने अगर कोई एक यूनिट का आइडिया प्रोड्यूस की, तो जब ये सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि ये यूनिक आइडिया है और आईआर का खुद का कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया को देने में, तो सवाल ये उठता है, तो क्या सोसाइटल जो मल्टीप्लिसिटी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, जो वो अप्रूव करते हैं कि ये आईआर का कंट्रीब्यूशन है, तो क्या पॉलिटिकल साइंस से इन्फ्लुएंस है या नहीं है? तो इसके जवाब में रोजनबर्ग ये कहते हैं कि सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी केवल पॉलिटिक्स तक ही लिमिट नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी डिसिप्लिन में लागू होता है, और इसलिए ये एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं है। एंड दैट इज हाउ जो प्रोड्यूस हुआ, जो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया आया, वो आईआर से आता है, और ये केवल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है। एंड दैट इज हाउ इट इज ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अलग डिसिप्लिन से सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी की अवधारणा को बताते हुए। सो आगे कुछ ऐसे टर्म बताते हैं जिन्हें हाफ नोन, जो हाफ नोन है, आगे कुछ ऐसे टर्म बताते हैं जो हाफ नोन है, और वो भी निगेटिव सेंस में जब हम पॉलिटिकल साइंस की डिसिप्लिन में देखते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे टर्म है जो पॉलिटिकल साइंस की डिसिप्लिन में भी पॉपुलर है, बट वो हाफ नोन है और उन्हें निगेटिव संदर्भों में देखा गया। बट जैसे ही वो आईआर की दृष्टि से देखा जाएगा, वो उसका एक पॉजिटिव मीनिंग आता है, और वो पॉजिटिव मीनिंग वो देखते हैं सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में। सो कोएग्जिस्टेंस जो है, वो पहला जो पॉइंट है वो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं। कोएग्जिस्टेंस जहां पर एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा होता है आईआर में, और एक तरह की सोशल रियलिटी देता है, जिसमें सभी सोशल साइंसेस में जो जो सभी सोशल साइंसेस में जो लेस एक्सप्लोर्ड हो। ठीक है, तो ये कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और ये फिनोमिना ऐसा है, जब भी हम कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे कल्चर्स, सो कई डाइवर्स कल्चर है, तो उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना होगा। तो इसको अकोमोडेट करने के लिए लैंग्वेज ऑफ यू नो आईआर में लैंग्वेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, कि बहुत सारे लैंग्वेज हो जहाँ पे किसी को एक दूसरे से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताते हैं डिफरेंस का। हर एक सोसाइटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो अगर हम मल्टीप्लिसिटी की आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम जो कॉन्फ्लिक्ट है कल्चर और बहुत सारे लैंग्वेजेस के आधार पर जो डिफरेंसेस हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं जैसे मल्टीप्लिसिटी की आइडिया को हम समझते हैं। उसके बाद वो तीसरा पॉइंट इंटरेक्शन का बताते हैं। बोलते हैं हर सोसाइटी मल्टीप्लिसिटी एक और चीज इनेबल करती है कि ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाता है, और हम नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। और आईआर का एक कंट्रीब्यूशन ये भी है, जैसे ही सोसाइटी या फिर नेशंस या फिर जो एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह से इजिली ट्रेवल कर रहा है, तो उसको अब दिक्कत नहीं होती है, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और जो मल्टीप्लिसिटी का जो आइडिया है, इसने उस चीज को पॉसिबल बना दिया है। उसके बाद वो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि कोई भी हिस्ट्री जो है वो लीनियर नहीं है। वैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज मिक्सचर है बहुत सारी लैंग्वेजेस की, जो लैटिन, फ्रेंच, नॉर्थ, उसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर सोसाइटी कई बार एक्सटर्नल फैक्टर जो होती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। देयरफॉर हर सोसाइटी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, और जो बाद में इंटरनल प्रोसेस का इस तरह से पार्ट हो जाता है कि वो एक्सटर्नल हमें कम दिखाई देता है। कोई भी कल्चर, जैसे कल्चरल असिमिलेशन या फिर कल्चरल जो अकोमोडेशन आप देखते हैं किस तरह से, एक समय हमें शायद वो फॉरेन कल्चर लगता है, बट एक लंबे समय तक वो चीज प्रैक्टिस करने से और हमारे कल्चर का पार्ट है, तो वो पता ही नहीं चलता है कि ये फॉरेन है या फिर अ, वहीं से ओरिजिनेटेड है, जहाँ पे वो लोग हैं। इस तरह से ये कोएग्जिस्टेंट डिफरेंस इंटरेक्शन कॉम्बिनेशन, ये सब मल्टीप्लिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और मल्टीप्लिसिटी और एक और पॉइंट है डायलेक्टिक चेंज, वो डायलेक्टिक चेंज की भी बात करते हैं। और ये बोलते हैं डायलेक्टिक चेंज, जैसा कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स का, तो डायलेक्टिक चेंज यहाँ पे
बिकॉज ये न्यू मार्क्सिस्ट हैं तो ये बोलते हैं कि देर इज ए टू वे ऑफ चेंज इन द डिसिप्लिन ऑफ IR। सो ये सब सारे पॉइंट्स मिल के IR जो है, ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं IR इज मच मोर देन सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब IR एक केवल सब फील्ड नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, इवन ये उससे कहीं ज्यादा है, रोजनबर्ग कहते हैं। रोजनबर्ग आगे कहते हैं कि IR रियलिस्ट लिबरल थियरीज के साथ साथ सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी को इंक्लूड करता है। सो रोजनबर्ग ये भी कहते हैं कि IR को एज ए डिसिप्लिन ये तो बताना ही चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कौन कौन से नॉर्म प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। बट साथ साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है सोशल वर्ल्ड में, और ये किस तरह की रियलिटी को क्रिएट करता है सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी। सो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी, डायलेक्टिक चेंज, कॉम्बिनेशन, इंटरेक्शन एंड डिफरेंस को एग्जिस्टेंस, ये ऐसे आइडियाज हैं जो अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग IR को एक सेपरेट IR, ये पॉलिटिकल साइंस में भी थे बट ये कहीं ना कहीं हाफ नोन थे और एक निगेटिव वे में डिफाइंड थे। बट जैसे ही IR का दायरा जैसे बढ़ता है, सोसाइटल इंटरेक्शन बढ़ता है, वैसे ही जो मल्टीप्लिसिटी, सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का जो आइडिया है वो कहीं और ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। एंड दैट इज वाई जो और सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी तभी जनरेट होती है जब जब नेशंस या स्टेट एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, एक दूसरे के जो करीब आते हैं। तो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया को इस तरह से वो बताते हैं। और फिर जैसे ही सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का जो आइडिया है ये कंट्रीब्यूट करता है IR को, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया IR को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाता है, और ये IR का ही कंट्रीब्यूशन माना जाता है। डायलेक्टिक चेंज, जैसा कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आपने सुना होगा कार्ल मार्क्स का, तो डायलेक्टिक चेंज यहाँ पे बिकॉज ये न्यू मार्क्सिस्ट हैं तो ये बोलते हैं कि देर इज ए टू वे ऑफ चेंज इन द डिसिप्लिन ऑफ IR। सो ये सब सारे पॉइंट्स मिल के IR जो है, ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं IR इज मच मोर देन सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब IR एक केवल सब फील्ड नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, इवन ये उससे कहीं ज्यादा है, रोजनबर्ग कहते हैं। रोजनबर्ग आगे कहते हैं कि IR रियलिस्ट लिबरल थियरीज के साथ साथ सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी को इंक्लूड करता है। सो रोजनबर्ग ये भी कहते हैं कि IR को एज ए डिसिप्लिन ये तो बताना ही चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कौन कौन से नॉर्म प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। बट साथ साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है सोशल वर्ल्ड में, और ये किस तरह की रियलिटी को क्रिएट करता है सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी। सो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी, डायलेक्टिक चेंज, कॉम्बिनेशन, इंटरेक्शन एंड डिफरेंस को एग्जिस्टेंस, ये ऐसे आइडियाज हैं जो अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग IR को एक सेपरेट IR, ये पॉलिटिकल साइंस में भी थे बट ये कहीं ना कहीं हाफ नोन थे और एक निगेटिव वे में डिफाइंड थे। बट जैसे ही IR का दायरा जैसे बढ़ता है, सोसाइटल इंटरेक्शन बढ़ता है, वैसे ही जो मल्टीप्लिसिटी, सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का जो आइडिया है वो कहीं और ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। एंड दैट इज वाई जो और सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी तभी जनरेट होती है जब जब नेशंस या स्टेट एक दूसरे के क्लोजर आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। तो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया को इस तरह से वो बताते हैं। और फिर जैसे ही सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का जो आइडिया है ये कंट्रीब्यूट करता है IR को, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया IR को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाता है, और ये IR का ही कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और अकॉर्डिंग टू रोजनबर्ग माना जाना चाहिए, क्योंकि सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी ये IR एज ए डिसिप्लिन आने के बाद ही संभव हुआ। अदरवाइज उसके पहले सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी इस तरह से बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, जितना और जिस जिस फॉर्म में, जिस स्वरूप में देखने को मिलता है, ये पहले इस तरह से मौजूद नहीं था। सो इसको ये IR का कंट्रीब्यूशन मानते हैं, और दैट इज वाई वो IR को एक सेपरेट डिसिप्लिन मानते हैं रोजनबर्ग। सो अब हम IR को एज ए डिसिप्लिन समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि जो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी है, सो
आईआर को एज ए डिसिप्लिन बनाने में जो जो जिस चीज का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिस जो आईआर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी यानी सामाजिक बहुलता को माना जाता है। और ये माना जाता है कि इसने आईआर को एक अलग एक पहचान दी, और एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअल में आईआर का ही है। और आईआर में ही इसको बाकायदे डिस्कस और इस पे डिबेट किया गया, और फिर बाद में अलग डिसिप्लिन में सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी का आइडिया गया यहाँ से बोरो करके। तो ये पहला आइडिया था आईआर में जो डेवलप हुआ। तो सामाजिक बहुलता या फिर सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी को किस तरह से रोजनबर्ग डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि इट सेट्स लाइट ऑन सोसाइटल नेगोशिएशन ऑफ द वैल्यूज, thereby adding to extend practice and agency based theories of international ordering। मतलब सामाजिक बहुलता मूल्यों की सामाजिक वार्ताओं पे प्रकाश डालती है। मतलब जो भी सोसाइटल डिस्कशंस हैं या फिर जो सोसाइटल नेगोशिएशंस है वैल्यूज को लेके, उस पे ये प्रकाश डालती है। और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आदेश के मौजूदा अभ्यास और एजेंसी आधारित सिद्धांतों को जोड़ा जाता है। मतलब जो भी इंटरनेशनल जो एजेंसी बेस्ड थियरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर से रिलेटेड, उन थियरीज पे ये प्रकाश डालती है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सोसाइटी जो सोसाइटल आइडियाज है, कल्चरल आइडियाज है, उसको वो उस पर प्रकाश डालती है। और इसी को आईआर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी आईआर को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस पे जस्टिन रोजनबर्ग भी इस आइडिया को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं आईआर को एक डिसिप्लिन बनाने में। ये जो पॉइंट्स हैं इसको अगर हम सम अप करें तो ये है कि सबसे पहला ये है कि आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आईआर एक सेपरेट डिसिप्लिन है या फिर आईआर और पॉलिटिकल साइंस का एक एक भाग है। आईआर कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है। तो इसमें डिबेट हुए हैं, आप इन बातों का ध्यान रखें, इस पे डिबेट हुए हैं, इस पे डिस्कशन हुए हैं। और तब जाके जो आईआर के स्कॉलर्स हैं, खासकर रोजनबर्ग, रोजनबर्ग से पहले, और जो जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए जो व्यंग करते हैं आईआर को एज ए डिसिप्लिन डिसिप्लिन पे, वो ये बोल रहे हैं कि आईआर में इतनी सारी थियरीज हैं कि यही नहीं समझ में आता कि आईआर की खुद की थियरी क्या है। मतलब कोई थियरी नहीं। इन्हीं सब चीजों को रोजनबर्ग अपने आर्टिकल में मेंशन करते हुए फिर ये बताते हैं कि आईआर को किस तरह से, ये जो क्राइसिस आईआर में, इसको सॉल्व किया जा सकता है। और फिर वो सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी के आइडिया को लेके आते हैं, और ये बोलते हैं सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी आईआर का एक ओरिजिनल आइडिया है। और फिर उसमें वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी है उसके क्या है। उस कॉन्सिक्वेंसेज में कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, डायलेक्टिक चेंज की बात करते हैं। ये आइडिया ऑफ सोसाइटल मल्टीप्लिसिटी के कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम उसको अपनाएंगे तो किस कौन कौन सी और चीजें हमारे साथ हमें करनी ही होंगी या फिर हमें अपनानी पड़ेंगी, वो इस ये जो चारों पांच पॉइंट है इसको एक पॉजिटिव सेंस में देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इनको एक निगेटिव सेंस में देखा जाता है, डिफरेंसेस को, इन्हें इंटरेक्शन को, जो रियलिस्ट हैं वो बिल्कुल भी इंटरेक्शन को सेल्फ गाइडेड बोलते हैं। तो इस सब सारी चीजों को मिला के वो बोलते हैं कि आईआर एज ए डिसिप्लिन वो पोल साइंस से अलग है, और इसको और ज्यादा फोकस करना चाहिए इसकी ऑन्टोलॉजी विकसित करने में। ऑन्टोलॉजी के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में हम एक डिबेट, एक डिस्कशन करेंगे एक लंबा, कि होता क्या है और कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ऑन्टोलॉजी किसे कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम एक डिस्कशन, एक अलग से सेपरेट वीडियो